जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से किसानों का फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। Farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. जिसे नाम दिया गया है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। इस प्रोटेस्ट में 200 किसान यूनियन, कई हजार किसान, लगभग 5000 ट्रैक्टर्स को लेकर दिल्ली की ओर चल दिए हैं। Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन आम जनता को डर है कि इस आंदोलन की वजह से 2020-21 जैसे हालात दोबारा न आ जाएं, जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक घेरकर जाम कर दिया गया था। दिल्ली में आना और दिल्ली से बाहर जाना दुश्वार हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। किसान फिर से एमएसपी समेत 12 मांग लेकर वापस आ गए हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में इस बात का डर है कि 2020 और 21 वाले हालात दोबारा पैदा न हो जाएं। कई लोगों का ये सवाल है कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी कर क्यों नहीं देती। तो वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मांगों को पूरा करना इम्पॉसिबल है और ये सब सिर्फ इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन्हें किसान सरकार से मनवाना चाहते हैं और उन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल सा क्यों लग रहा है, और कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने से ये मामला शांति पूर्वक खत्म किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन, चैनल का नाम है नितिन वर्मा और मेरा मोटिव है देश विदेश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए तो किसान आंदोलन खत्म हो गया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है और दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली। ये आंदोलन तो खत्म हो गया और किसान वापस भी चले गए, लेकिन किसानों की एक मांग पेंडिंग रह गई, जो कि थी एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए, जिस पर सरकार ने एक कमेटी बनाकर विचार करने की बात कही। लेकिन ये कानून कभी बन नहीं पाया, क्योंकि इस कानून को बनाना इतना भी सिंपल नहीं था। फिर इससे क्या हुआ? अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में लगभग 2 महीने का समय बचा है, पीएम पद के इलेक्शन सर पर आकर खड़े हो गए हैं, तो किसानों ने दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया है और एमएसपी समेत अपनी 12 मांगे सरकार के सामने रख दी हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। चाहे मार्केट में फसल की कीमत में कितनी भी गिरावट आ जाए, सरकार एमएसपी से कम कीमत पर फसल नहीं खरीदती। आज की तारीख में 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। जब भी इस तरह का मामला सामने आता है तो लोग ये कहते हैं कि सरकार इन लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों इलेक्शन से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मामला इतना सीधा नहीं है जैसा दिखता है। जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त राशन बांट रही हैं, अपने वोट बैंक को खुश कर रही हैं, तो केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है ऐसा कानून बनाकर किसानों की मांगे पूरी करने में? अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो किसानों की सारी वोटें केंद्र सरकार के पक्ष में चली जाएंगी। लेकिन मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। इन मांगों को पूरा करने में बहुत सी अड़चने हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा आएगा कहां से? बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस साल के इंटरिम बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट है वो है 11 लाख करोड़ रुपए। अब एक्सपर्ट्स का ये सवाल है, अगर सरकार इस मांग पर एक कानून बनाती है तो इस मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार को जो पैसे चाहिए वे आएंगे कहां से? या तो सरकार को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का बजट काटना पड़ेगा, या फिर देश की सेना को मजबूत करने में जो पैसा लगना था वो काटना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर पैसे का इंतजाम करे? और अभी तो हम सिर्फ एमएसपी की ही बात कर रहे हैं। किसान 10,000 रुपए महीना पेंशन, 700 रुपए प्रतिदिन मनरेगा में दिहाड़ी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल पर भी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। अगर किसानों के मांग की रकम की कैलकुलेशन करें तो 10 लाख करोड़ तो सिर्फ एमएसपी के हुए। 15 करोड़ किसानों में से भी अगर 2 करोड़ किसानों को पेंशन दी गई तो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से एक साल के बैठते हैं 2,40,000 करोड़ रुपए। मनरेगा का हिसाब बैठता है 21 लाख करोड़। बिजली बिल माफी भी अगर 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देखे तो 2,88,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। किसान जो मांग कर रहे हैं उसका कुल खर्च आता है 36 लाख करोड़ और इस साल का इंटरिम बजट है 45 लाख करोड़। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर सरकार इतना पैसा केवल किसानों को दे देगी तो देश के बाकी वर्ग कहां जाएंगे? देश का विकास कैसे होगा? देश की सेना मजबूत कैसे बनेगी? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर ये बिल बनता है और पास होता है तो आपको और मुझे मिलने वाली चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हमें हर चीज पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। देश के विकास के लिए किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे। देश की मिलिट्री को मजबूत करने के लिए किया जाने वाला खर्च कम करना पड़ेगा। एमएसपी को लागू करने का ये नुकसान
और भी है कि गन्ना और चावल जैसी फसलें बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं। अच्छी एमएसपी मिलने की वजह से ज्यादातर किसान ऐसी ही फसलें उगाएंगे, जिससे उनके क्षेत्र में पानी का लेवल नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही पंजाब में हुआ, जब अच्छी एमएसपी और फ्री बिजली की वजह से वहाँ के किसानों ने गन्ना और चावल जैसी खेती की, जिससे वहाँ पर पानी की कमी आ गई, वहाँ के कुएं सूख गए। दोस्तों, किसानों का पैसा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उनकी फसल खराब हुई तो उनकी कई महीनों की मेहनत बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी। तो ऐसे में किसानों के लिए ये जरूरी बन जाता है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई ऐसी गारंटी मिले जिस पर वे रिलायबल हो सकें। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि किसान अपने फायदे के लिए सरकार को कहां तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का यह कहना है कि पंजाब के किसानों को बिजली सब्सिडी के तौर पर $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर $665 मिलियन यानी लगभग 5500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। इसके साथ किसानों को कम रेट पर लोन दिए जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। इसी के कारण जिस किसान के पास भी पंजाब में 5 एकड़ जमीन है, वो भारत के अमीर किसानों में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग खेल खेला जा रहा है। जरा एक बार इन फॉर्मर किसान लीडर की बात सुनिए। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ। दिन साढ़े कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इनकी बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक किसान फार्मर के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर 2024 के इलेक्शन के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है जिसके लिए प्रोटेस्टर्स को मॉक ड्रिल्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और 6 महीने का राशन कैरी करना पड़ता है। यस, ये सारे प्रोटेस्टर्स पुलिस को चकमा कैसे देना है इस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है जो सीधे सीधे पुलिस के बैरिकेड्स को उखाड़ कर हटा दें। और इस प्रोटेस्ट में लगभग 5000 ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल नए हैं और उनमें लगभग 2 लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम्स लगाए गए हैं। अगर किसान इतना गरीब है तो उसके पास इन ट्रैक्टर्स को खरीदने का पैसा कहां से आया और म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए इतना पैसा कहां से आया? अब यहाँ पर एक थियरी सामने आती है कि जॉर्ज सोरोस नाम का एक आदमी 8000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है इंडिया में सरकार गिराने के लिए, जिसका लिंक इन प्रोटेस्ट के एक लीडर के साथ जोड़ा जाता है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो वीडियो पर बने रहें। न सिर्फ हमारा देश इन अन्नदाताओं की फसलों को खाकर अपना पेट भरता है, बल्कि इन फसलों को एक्सपोर्ट करके भी मुनाफा कमाता है। तो क्या देश इन फार्मर्स के साथ अन्याय कर रहा है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इन भोले भाले किसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने एक नारा लगाया, दिल्ली चलो, और यहाँ से शुरुआत हुई फार्मर प्रोटेस्ट 2024 की। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत, जोगेंद्र सिंह उग्रहण और इस बार एक नए लीडर योगेंद्र यादव भी इसमें जुड़ गए हैं। इन लीडर्स की किसानों पर इतनी मजबूत पकड़ है कि इनके एक बार कहते ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। इन प्रोटेस्ट में सबसे मेजर डिमांड है MSP की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन SS स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% MSP की मांग की जा रही है। अब ये C2 + 50% क्या है? C2 यानी किसान के द्वारा फसल को उगाने में लगे बीज, फर्टिलाइजर, खाद, मजदूरी, किराया, सब तरह के खर्चों को जोड़कर जो टोटल खर्च होता है, उसमें किसान के घर वालों ने जो मजदूरी की होती है उसको भी जोड़ दिया जाए, और अगर किसान की जमीन किराए पर है तो उसके किराए को भी जोड़ दिया जाए। तो इस पूरे खर्च को C2 कहा जाता है। और किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि C2 में 50% और जोड़कर उनको उनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। अगर फसल को उगाने में 100 रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो किसानों को उसकी कीमत 150 रुपए मिलनी चाहिए, जो कि मार्केट में मिलना मुश्किल है। तो सरकार उनकी सारी फसल खरीद ले। लेकिन सरकार के सामने ये चुनौती आती है कि अगर सरकार इतनी सारी फसल खरीदेगी तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, उसको स्टोर कहां किया जाएगा? तो ये डिमांड अभी तक पेंडिंग है। किसानों की दूसरी बड़ी मांग है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स मत लो, जो कि GDP का 2% यानी 8 लाख करोड़ रुपए होता है। अगर सरकार ये टैक्स नहीं लेती है तो सीधे सीधे GDP से 8 लाख करोड़ रुपए घट गए। और तीसरी बड़ी मांग वृद्ध किसानों के लिए 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन की है, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही समझा दी है। इन मांगों को मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस साल इलेक्शन है जिस पर हर पार्टी इस पर राजनीति खेलना चाह रही है। इसलिए राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो वे MSP को लेकर एक कानून की गारंटी देते हैं। लेकिन क्या सही में MSP देना भारत सरकार और भारत के लिए सही होगा? ये आप कमेंट्स में बताएं। आज के समय में भारत में 23 फसलों पर MSP दी जाती है, जिनमें अनाज की खेती सबसे ज्यादा प्रमुख है। और अनाज को खरीदने वाले लोग MSP को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से सारी की सारी फसल भारत सरकार को खरीदनी पड़ जाती है। और किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि सभी फसलों पर MSP लागू कर दी जाए, वो भी C2 + 50% रेट के अनुसार। तो ऐसे में सरकार इतने सारे पैसे का इंतजाम कहां से करेगी? अब बात करते हैं उन सॉल्यूशन की जिन्हें इम्प्लीमेंट करने से इस मामले में बहुत ही राहत मिल सकती है। दोस्तों, MSP की इस समस्या से सुलझने के लिए
लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिसे पीडीपी कहते हैं। पीडीपी यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि सरकार ने 1 कुंटल गेहूं की एमएसपी 3000 रुपए तय कर दी और किसान गेहूं खरीदने वालों को वो फसल 2500 रुपए में दे रहे हैं, तो एमएसपी और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसकी पेमेंट सरकार किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली कर देगी। अगर इसका अंतर थोड़ा बहुत हुआ तो सरकार डायरेक्टली पेमेंट कर सकती है, लेकिन अगर अंतर ज्यादा हुआ तो सरकार वो फसल खुद ही खरीद लेगी। अब दूसरी डिमांड की बात करें तो सीधे 10,000 रुपए पर मंथ की पेंशन देना सही नहीं होगा, वरना कल को विधवाएं औरतें ये कहने लगेंगी कि हमारे घर में तो कोई कमाने वाला है ही नहीं, हमें भी अपना घर चलाने के लिए 20 से 25,000 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। और वे भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगी और देश का हर वर्ग, चाहे वो वृद्धा हो, विकलांग हो, ये सब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और सरकार किस किस को पेंशन देती फिरेगी। तो किसानों को एक सब्सिडी के तौर पर 6,000 रुपए 1 साल के मिलते हैं, तो उन 6,000 रुपए की कीमत को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सरकार भी खुश और किसान भी खुश। दोस्तों यही एक बीच का रास्ता है। और बात रही डीजल और पेट्रोल की, तो सीधा सीधा टैक्स काटना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में। और हमें अगर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बनना है तो हमें जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि घटाना होगा। इसके लिए सीधा सीधा कट कर देना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अगर सरकार थोड़ी छूट दे तो बात बन सकती है। आपका इन समस्याओं पर क्या सुझाव है कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो कृपया कमेंट कर दें, मैं अगली बार उसे सुधारने पर जरूर विचार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।